अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ में आपके पास बेसिकली ये टॉपिक आपका जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी जी। जी हमने ये चेक करना होता है कि आपके पास जो मटेरियल है, जो स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है, उसे आप कितना फोर्स पे कितना एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, हम्म। वो कितना हम्म। डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी होती है। तो हुक्स लॉ ने फिर फाइनल इसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन हमें दी थी कि किस तरह से फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली लिंक है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और उससे पहले अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी बेसिकली आपके पास इलास्टिसिटी आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर हम एक रबर बैंड की एग्जांपल लें या एक स्प्रिंग की एग्जांपल लें, तो इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी जो रेजिस्ट करेगी हम्म। उसकी चेंज इन शेप को, चेंज इन साइज को, राइट? जी। मतलब एक लिमिट तक तो वो आपको रेजिस्ट करेगी, फिर एक लिमिट के बाद हम्म। जो है वो उसका शेप परमानेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी तो जी ये जी। आपके पास बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। जिस तरह इनर्शिया में आपने पढ़ा था, इसी तरह से इलास्टिसिटी भी आपके पास बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में से डिफाइन करें तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which resist change in its shape or size, change मतलब in बॉडी। its shape और size। और इसकी एग्जाम्पल में अगर हम स्प्रिंग की एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, या हम रबर बैंड की एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों एग्जाम्पल्स आपके पास इलास्टिसिटी में आ सकती हैं। तो एग्जाम्पल में हम रबर बैंड भी यूज कर सकते हैं और स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इलास्टिसिटी किसकी स्ट्रांग होगी? जो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है या जिसे स्ट्रेच करने में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है? विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर इलास्टिसिटी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपके पास लेट सपोज तीन ऑब्जेक्ट्स हो और उन तीन में से आपने सेलेक्ट करना हो, और वो तीन ऑब्जेक्ट्स लेट सपोज ये हो कि आपने ये बताना है कि विच ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच ऑब्जेक्ट है ग्रेटर इलास्टिसिटी। आपने ग्रेटर इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करना है। और एग्जाम्पल में जो आपके पास ऑप्शंस गिवन हो, उसमें एक ऑप्शन आपके पास रबर की एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, वो रबर बैंड। और सेकंड आपके पास एग्जाम्पल है एक नॉर्मल स्प्रिंग की। और थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है एक स्टील बॉल की। और इन तीन में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी अगर हम तीनों को कंपेयर करें। स्टील बॉल मतलब क्या हम कहेंगे? मतलब एक स्टील बॉल है, बस राउंड शेप स्फीयर एक स्टील बॉल है। ओ अच्छा, ठीक स्पेसिफिक। है, नॉर्मल बस आपके तो पास एक स्टील बॉल है, उसमें कुछ भी हमने मॉडिफिकेशन नहीं की, सिंपल आपके पास स्टील बॉल गिवन है। स्टील की बॉल तो स्ट्रेच। हाँ। और अब आपने बताना है कि किस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो अ, ग्रेटर होगी। की आवाज कट रही है। हेलो। अब क्लियर है बस? तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि किस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी मैक्सिमम या ग्रेटर होगी अमंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। हम्म। तो कोई आइडिया आपको किस नंबर की हम इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी? डेफिनेशन हमारे पास है, अगर हम उस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखें तीनों ऑब्जेक्ट्स पर तो शायद आपको राइट आंसर मिल जाए। शेप और साइज। हम हम लोग
रबर बैंड कह सकते हैं, मतलब उसकी काफी ग्रेट इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग एक लिमिट पे वो स्ट्रेच तो होगा, पर उसके बाद वो बंद हो जाएगा, स्ट्रेच ही नहीं ठीक है, होगा, क्योंकि वो उसकी फिक्स हो शेप भी जाएगी चेंज उसकी हो लेंथ, जाएगी। जी बिल्कुल। जी। तो आपने डेफिनेशन लिखी कि अगर बॉडी की प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है चेंज को इन इट्स शेप और साइज, मतलब अगर आप उसे चेंज करना चाह रहे हो, उसे स्ट्रेच करना चाह रहे हो, उसे कंप्रेस करना चाह रहे हो, तो वो रेजिस्ट कर रही है अगर अपने आप को, तो वो हम्म, इलास्टिसिटी है। अच्छा। तो इसके अकॉर्डिंग तो स्टील बॉल स्ट्रांग होगी। अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसे तो हमें काफी हम्म, फोर्स से कंप्रेस करना पड़ेगा, तो उसकी शेप चेंज होगी, राइट। हाँ, पर क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी तो नहीं हाँ, आएगी ना, क्योंकि हम हमारा स्ट्रेच कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि हम नॉर्मली स्प्रिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कोई इतना डिटेल आपसे पूछेगा भी नहीं। एक जर्नल आइडिया, एक जर्नल कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि नॉर्मली ये होता है कि हम स्प्रिंग, रबर बैंड, ये सारी एग्जांपल्स में हम इलास्टिसिटी देखते हैं क्योंकि ये कम इजीली जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट्स में इनको यूज करते हैं, हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करते क्योंकि इतनी फोर्स हमारे लैब्स में या हम नॉर्मल डेली लाइफ में इतना हैवी हम्म, इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते कि हम उन्हें कंप्रेस या स्ट्रेच करके लैब में यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर हमने एक बार कंप्रेस कर हम्म, दिया तो उसकी तो शेप चेंज हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम हमें नया हम्म, वो है इक्विपमेंट लेकर आना होगा। स्प्रिंग रबर बैंड में ये कि स्ट्रेच होकर वो नॉर्मल हो जाते, तो हम उसे काफी टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मली ये होता है अच्छा। कि जितना स्ट्रांग ऑब्जेक्ट होगा, जितना हम्म, डिफिकल्ट होगा उसकी शेप को चेंज करना, उसमें उतनी इलास्टिसिटी है, राइट। ओ अच्छा अच्छा, तो इसमें हम जी सॉलिड्स भी कह जी, सकते हैं। सॉलिड्स में होता है, लेकिन नॉर्मली यूज करने का उनको ना यूज करने का रीजन ये है क्योंकि उनकी शेप एक बार चेंज हो गई तो उन्हें रिस्टोर करना मुश्किल होता है। फिर उन्हें मेल्ट करना होगा, हम्म, फिर उसे मोल्ड करना होगा, फिर दोबारा वो शेप में आएगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम मीडियम ऑब्जेक्ट्स ऐसे यूज करते हैं हम्म, कि जिसमें हमारे पास रिस्टोरेशन इजीली हो जाए, राइट। वरना आपने एक अच्छा बार ठीक परफॉर्म है। किया एक्सपेरिमेंट और उसके बाद आपका वो हम्म। मटेरियल यूजलेस हो गया जब तक उसे कोई रिस्टोर ना करके दे दे आपको, राइट। हाँ जी तो जी, एक अच्छा। बात तो ये हो गई। जी। इलास्टिसिटी मतलब हम उसकी अब जैसे हम कंसिडर करते हैं कि फ्लेक्सिबल है और हम्म। स्ट्रेचेबल है, हम हम्म। कहते हैं कि वो इलास्टिक है, हाँ पर उसमें हम ये प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड करेंगे कि अ, उसको हाई फोर्स चाहिए, हाई फोर्स रेजिस्टेंट है, अंटिल हाँ। हाई फोर्स इज नॉट अप्लाइड वो कंप्रेस नहीं होगा। जी, तो फोर्स तो वहां भी हमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा होगी कि हम उसे नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके लिए फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स यूज करनी पड़ती है, जिस तरह हाइड्रोलिक्स होती हैं। हाइड्रोलिक्स में आपने वीडियोस में देखा होगा कि उसमें स्टील बॉल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रख के जो है क्रश किया जाता है। तो जी वो जी। बेसिकली एक इलास्टिसिटी का ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम हाँ डेली लाइफ में इलास्टिक कवर्ड यूज करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगता था कि सॉलिड कैसे इलास्टिक हो गया, उसको तो स्ट्रेच ही नहीं हो सकता। लेकिन आप इसकी अगर हाँ। बेसिक डेफिनेशन देखो तो वो तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, जो कि शेप और साइज को चेंज करने में रेजिस्ट कर रही है। तो इसे इसके अकॉर्डिंग तो स्टील बॉल मैक्सिमम रेजिस्ट दे रही है, ठीक है। वो तो एक पॉइंट पर जाके, एक हाईएस्ट फोर्स पॉइंट पर जाकर फिर रेजिस्ट करेगी, ठीक है। उससे पहले वो रेजिस्ट नहीं कर सकती, सॉरी, उससे पहले उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, राइट। ओके तो ये ठीक तो है। एक बेसिक तो आइडिया हो गया इलास्टिसिटी से रिलेटेड, राइट। हम्म। और इसके बाद अगर हम अब वापस अपने टॉपिक पे आए, क्योंकि हमने जो है वो स्टील बॉल को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करना, हम जो है वो नॉर्मली स्प्रिंग को यूज करेंगे। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो स्प्रिंग होगा, ठीक है। और स्प्रिंग से रिलेटेड ओके। अभी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हम हुक्स लॉ की डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। अगर हम पहले एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें तो फिर डेफिनेशन भी इजीली आपको क्लियर हो जाएगी और उसमें वर्डिंग्स में भी कंफ्यूज नहीं होगे आप। तो लेट्स सपोज अगर ओके। हमारे पास एक आयरन स्टैंड हो और उस आयरन स्टैंड के साथ आपने एक मीटर रूल कनेक्ट किया हो, और उस मीटर रूल के ऊपर
तो ये हमारा स्टैंड हो गया और इसके साथ हम एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज। और स्प्रिंग की इनिशियल स्टेट कुछ इस तरह की है कि वो इस पॉइंट पर है, ठीक है। और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट है जिसका मास अभी हम m लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम एक मीटर रूल को कनेक्ट करते हैं ताकि हम एक्सटेंशन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो अभी हमने इसे 0 पर सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी 0 मार्क है, तो हमने वहां पे स्प्रिंग को अभी चेक करना है कि बेसिक जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट तो स्प्रिंग अभी अपनी नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। अभी वो स्ट्रेच फॉर्म में नहीं है, वो नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग है, उसके साथ हुक है जिसका कुछ मास होगा इनिशियल। तो उसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो हमारी इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो भी 0 स्टेट पर है, नॉर्मल स्टेट, कोई इस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। फिर जब हम सेकंड पार्ट पर आएंगे और उस पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं अगर, या लेट सपोज आप ये कहो कि हम उसके स्प्रिंग के साथ कुछ मास को हैंग करने की अगर ट्राई करते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर। जी, तो स्प्रिंग जो है वो कुछ इलास्टिसिटी। जी स्ट्रेच फॉर्म में हमें नजर आएगा और उसकी लेंथ भी कुछ इंक्रीज हो चुकी होगी। तो वो लेट सपोज स्प्रिंग आपके पास अब इस पॉइंट पर है, ठीक है। और जो हमारी ओके। रीडिंग्स थी वो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो 0 मार्क इस पॉइंट पर था, ठीक है। और अब हमारी जो रीडिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू मीटर रूल वो इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेट होगी हमारी, ये हमारे पास इसकी स्ट्रेच स्टेट आ गई, ठीक है। और फर्दर आप इस पे जितना फोर्स अप्लाई करते रहोगे ये उतना स्ट्रेच होता जाएगा, ठीक है। और ये उतना डाउनवर्ड जाएगा और उतनी एक्सटेंशन जो है या उतना डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर करता रहेगा, राइट। जी। तो ये आपके पास सेकंड स्टेट हो गई जो कि स्ट्रेच फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई जो कि नॉर्मल स्टेट थी, कोई अभी इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने ऐड नहीं की थी। और लेट्स सपोज यहाँ पर हमने कुछ फोर्स जो इस पे ऐड की थी उसका कुछ मास है, यहाँ पे लेट्स सपोज 20 ग्राम हमने मास ऐड किया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस पे फोर्स कितनी होनी चाहिए, फोर्स 20 मास तो हम नॉर्मली हम वेट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास मतलब हम स्ट्रेच उसकी न्यू मतलब कितनी हाँ मतलब अगर हम इलास्टिसिटी न्यूटन इंक्रीज हुई में, है। नहीं अभी हम फोर्स की बात करें कि अभी जो हमने एक्स्ट्रा मास इसमें ऐड किया 20 ग्राम्स, ठीक है। तो उस 20 ग्राम हम्म से आपके पास कितनी फोर्स अप्लाई हुई उस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ग्राम तो मास का यूनिट है, लेकिन हमने मास तो यहाँ फाइंड नहीं करना, हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वही एक्चुअल फोर्स है यहाँ पर। तो उसके लिए सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, W = mg, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अच्छा, फाइनल वैल्यू फोर्स हमारे पास फोर्स तो ग्रेविटी सॉरी वेट है, मास वेट के मतलब इक्वल है बेसिकली। बिल्कुल। तो फोर्स इक्वल्स टू मास, जो हमारे पास हम्म। मास 20 ग्राम्स है। हाँ और तो आप एक्सेलरेशन को हमको ग्रेविटी ले सकते हो, आप ये जी। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब आप फोर्स कहना चाह रहे हो ना, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो, ठीक है। तो जी। मास इसमें भी आ गया और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी विच इज नोन एज स्मॉल जी, राइट, अच्छा। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। तो दोनों फॉर्म्स हैं आपके पास, वो आप पर डिपेंड करता है, आपसे कोई वर्किंग नहीं डिटेल पूछेगा, आप जो चाहे जो है किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके अपनी वर्किंग वहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हो, उस पे कोई वर्किंग पे मार्किंग नहीं होगी आपकी। हाँ। तो यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर होगा वो 200 न्यूटन्स होगा, राइट। अच्छा, जो टेंथ है ये 10 हमने लिखा है, 10 हमारे पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है, मतलब ग्रेविटी की स्ट्रेंथ जी जो मतलब यूजुअली नॉर्मल 9 अर्थ पॉइंट पे करके होती है होती है। 9.8 समथिंग होती है, लेकिन राउंड फिगर हम उससे 10 लिख लेते हैं, राइट। हाँ 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 जी।
तो ये आपके अच्छा पास एक ऑप्शन है। तो वो फोर्स वैल्यू हमें गिवन होगी, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अभी राउंड फिगर नंबर इसलिए लिखा था कि कैलकुलेशन हमारी हम्म इजी हो, क्योंकि अभी हम एक हम्म बेसिक डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल को। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 200 न्यूटन की फोर्स थी, तो एक्सटेंशन में 2 सेंटीमीटर चेंज आया, राइट। 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जी मैंने मार्क किया है 2 सेंटीमीटर, अभी रफली जी वैल्यूज लिख रहा हूँ सिर्फ। और अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते रहें वैल्यूज को, ठीक है, लेट सपोज हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी फोर्स की, जो कि न्यूटन्स में है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 200 न्यूटन, और अब हम उसमें 200 और ऐड कर दें तो 400 न्यूटन, और उसमें ऐड कर दें तो 600 न्यूटन्स, और एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं 800 न्यूटन्स। मतलब हमने 80 ग्राम तक इसमें ऐड किया मास को, और फाइनल फोर्स हम्म, हमारी 800 ग्राम्स तक चली गई, सॉरी 800 न्यूटन्स तक चली गई। और सेकंड ओके कॉलम में अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो गया उस पॉइंट पर, वो सेंटीमीटर्स में होगा हमारे पास। तो फर्स्ट एक्सटेंशन इक्वल्स टू 2, और अगर सेम रेट से वो इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट एक्सटेंशन कितना होगा, 4, फोर 6 जी फोर और 8। 6 8 ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशंस यही होंगी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि कुछ एयर रेजिस्टेंस भी हमारे पास ऐड होती हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास जो है वो ग्रेविटी और एक्सपेरिमेंटल एरर्स की वजह से भी, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की वजह से भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। मतलब स्प्रिंग में रस्ट था, हमने उसको क्लीन नहीं किया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत उसमें हम्म, स्ट्रेच में और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा अच्छा फोर्स का हमेशा फॉर्मूला हमारे पास एम ए एफ होता है इक्वल्स टू एम ए या डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है वो अंडरस्टूड सी बात है, बॉडी का वेट होगा, ठीक है। अच्छा मास और जी ग्रेविटेशनल रिलेशन है, स्ट्रेस। लेकिन अब क्योंकि फ्री फॉल है बॉडी, बॉडी जो है वो फ्रीली हैंग कर रही है, तो इसका मतलब है वो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होगी, राइट, क्योंकि हम हाँ इसे खुद से अच्छा फोर्स नहीं अच्छा कर रहे, ये फ्री फॉल डाउनवर्ड है। ओके तो ये जो डाउनवर्ड ग्रेट इसका बॉडी का वेट होगा, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यू। अच्छा मतलब हम वेट कैलकुलेट कर रहे जी, हैं। क्योंकि वेट भी एक फोर्स ओके की टाइप होगी आपके पास, तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। ओके फोर्स ठीक है। ओके ओके तो ठीक है। अब ये हमने एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस कर ली, प्रैक्टिकल, और परसों ही मैंने लैब में भी बस एक प्रैक्टिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए परफॉर्म करवाया था, तो वहां पर भी हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो 5 ऑब्जर्वेशंस में से 4 ऑब्जर्वेशंस हमारी बिल्कुल इक्वल डायरेक्टली इंक्रीज हुई थी, एक में थोड़ा बहुत चेंज आया था, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, थोड़े बहुत एरर्स कर देते हैं, लेकिन हम उसमें से बेस्ट पॉइंट्स की मैचिंग देख लेते हैं, तो अगर आपके पास 5 में से 4 भी मैच हो रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है। ओके तो अगर अब हम हुक्स लॉ को डिफाइन करें, तो हुक्स लॉ ने बेसिकली ये बताया था कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम यही देख रहे हैं कि जितना फोर्स इंक्रीज हो रही है इक्वली, एक्सटेंशन भी इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है। जी जी फोर्स जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force is directly proportional to the extension. अब इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट होगी उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, और वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये होगी आपके पास, वो इसी स्टेटमेंट के साथ है, विद इन द हम्म इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी।
लिमिट ऑफ अ हाँ बॉडी। तो ये लाइन थोड़ी सी हमारे पास इम्पोर्टेंट है और इसी से ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज आता है। यहाँ पर थोड़ी सी लोग मिस्टेक कर लेते हैं या इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो अब हम अगर हाँ। इलास्टिक लिमिट की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था और इसमें हमने स्प्रिंग यूज किया। अब वो स्प्रिंग जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम थोड़े थोड़े मास पे ऐड करने पे उसे इतना एक्सटेंड कर रहे हैं इजीली। तो इससे हमें हम्म आइडिया हो रहा है कि स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके जी। अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि कुछ बहुत जल्दी अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मास ऐड कर दो, लेट सपोज हम 150 ग्राम से ऊपर जाएंगे, तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्लीट स्ट्रेच हो चुका होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ ओके। पर लिखता हूँ लेट मास इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स, तो इस कंडीशन में हमारे पास लेट सपोज स्प्रिंग की जो शेप होगी वो ऑलमोस्ट ये हो चुकी होगी। हम्म। अब ये कंप्लीट स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मैं और 200 से इंक्रीज करता हूँ, तो थोड़ा सा और इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये माइनर सा और स्ट्रेच होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम्म फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेट वायर की तरह हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हाँ कंप्लीट ओके। स्ट्रेच हो गया है। और यहाँ पे ये जो राउंड आपके पास शेप आ जाती है, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, हम्म तो अब आप जो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ पर अप्लाई होता है। तो वो जो डी फॉर्म का मतलब है, डी फॉर्म मीन्स यही कि आप उसकी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ से ड्राइव किया गया। ये आप इसकी शेप को डिफॉर्म कर रहे हो, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये स्प्रिंग आपके पास कंप्लीट एक लाइन की तरह, एक थ्रेड की तरह स्ट्रेच हो जाएगा स्ट्रेट। और हाँ अगर आप हाँ लोड बढ़ाओगे, तो लोड बढ़ाने पर क्या होगा, वो स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो हमारे पास दो हाँ। पार्ट्स में ब्रेक हो चुका होगा, क्योंकि हमने उस पर इतनी फोर्स अप्लाई कर दी जो कि उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा थी। ठीक है, अब हमारी ओके। कैपेसिटी ये है, हम डेली हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम लेट सपोज अपने डेली रूटीन को डिवाइड करें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो हमारी डेली रूटीन इतनी बिजी हो जाए कि हमें सोने के लिए भी टाइम ना मिले, तो हम एक दिन सरवाइव हम्म करेंगे, 2 दिन सरवाइव करेंगे, तीसरे दिन उस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी लिमिट हम्म। से बाहर चले गए। क्योंकि हमारा जो जी। मिनिमम था स्लीपिंग आवर का टाइम 6 आवर्स 8 आवर्स। ठीक है, तो हम जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अपनी लिमिट्स से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर होगा ये कि हमारी वो जो रूटीन में एक सिंगल काम भी हम कर रहे थे वो भी नहीं होगा। तो वही सेम केस यहाँ स्प्रिंग के साथ होगा कि अब आपने उसको इतना लिमिट से बाहर जाकर फोर्स उस पर अप्लाई कर दी कि अब उसमें इतनी और कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सटेंड कर सके, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ओके ये आपके ठीक है। पास इलास्टिक लिमिट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि आपके पास डिफरेंट मटेरियल की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होती है। हम्म। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर। स्प्रिंग्स को नॉर्मली देखा हो, आप शॉक एब्जॉर्बर्स कार में भी यूज करते हो। ठीक है, और वो भी जस्ट लाइक स्प्रिंग्स होते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो पूरी कार का लोड इजीली जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, और इतनी फोर्स और इतनी मतलब रफ सरफेस पे भी वो उसे रेजिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। और वही स्प्रिंग्स अगर आप नॉर्मल साइकिल्स में देखो, तो साइकिल्स के स्प्रिंग्स जो हैं वो इतने शॉक एब्जॉर्बर्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगी जितने कार के हैं, तो उनकी इलास्टिक लिमिट कम होगी, राइट। जी तो जी। ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन चेंज होती है। तो इलास्टिक लिमिट जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन द material
ऑफ अ स्प्रिंग, क्योंकि हम स्पेसिफिक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना सॉफ्ट होगा। और यू कैन से दैट इट डिफाइंस द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ओके, तो ये मतलब हमारे उसकी पास। प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जैसे एक जी मटेरियल हम लें उसकी प्रॉपर्टीज कैसी जी, हैं, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ तीन स्ट्रक्चर। मटेरियल्स थे, रबर बैंड, स्प्रिंग और स्टील। स्टील को चलो हम स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा रेयर हमारे पास एग्जांपल है। हम रबर और स्प्रिंग को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होगा रबर बैंड से, क्योंकि जी। स्प्रिंग में आपके पास आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल का जो है मटेरियल यूज होता है, और रबर हम्म। बैंड में आपके पास लिक्विड मोल्टेन टाइप मटेरियल होता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो जल्दी स्ट्रेच होकर जल्दी अपनी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हम्म। वो एक्सटेंड भी जल्दी होगा, ब्रेक भी जल्दी होगा, इलास्टिक लिमिट क्रॉस भी जल्दी कर लेगा। राइट, जी तो जी एक जी, हमारे एग्जैक्टली। पास ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस कंडीशन में। और ये हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया कि हमारे पास एग्जाम्पल में शेप फॉर्म किस तरह से होगी। और इसके बाद इसकी बात आती है इसके ग्राफ की, कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो, तो ग्राफिकली आपके पास इन दोनों वैल्यूज को आपने, फोर्स और एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। और लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पर दो वैल्यूज को हम कंबाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उस ग्राफ को। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और हम्म। इसी के साथ फिर हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस होगा, और फिर आप वैल्यूज को प्लॉट कर लो। वैल्यूज को प्लॉट करोगे आपके पास एक्स एक्सिस पर आप प्लॉट कर रहे हो किसको। एक्स पे हम एक्सटेंशन को। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन हमने लिखा, सेंटीमीटर्स में हमारे पास वैल्यू होगी। और वाई पे हम प्लॉट कर रहे हैं फोर्स को, या आप उसे लोड का वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। ठीक है, हम उसका लोड इंक्रीज कर रहे हैं न्यूटन्स में। ओके। राइट, तो लोड और एक्सटेंशन या फोर्स और एक्सटेंशन आप दोनों टर्म्स यूज कर सकते हो, दोनों आपके पास यूज की जाती है आपके पास एक्सपेरिमेंट में। और अब आप इनकी वैल्यूज को अगर यहाँ लिखते हो, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज थी, अगर हम उन वैल्यूज को ही मार्क करते हैं तो हमारे पास फोर्स 200 से इंक्रीज होकर 800 थी। और हम इक्वली उसे हम्म। डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, 8 और 1000 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओके। 200, 400, 600, 800 एंड 1000। तो ये न्यूटन्स की वैल्यूज आ गई। और डिस्टेंस हमारे पास एक्सटेंशन 2 से स्टार्ट होकर 8 पर एंड था, तो हम उसे 2 से मार्क करते हैं। यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, और इसी तरह फर्दर ऑन 2 के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब आपने पॉइंट्स हम्म। को सिंपली मार्क करना है। पॉइंट्स मार्क करने के लिए हमारे पास यहाँ पर
जो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर थी हमारे पास, ठीक है, सेकंड वैल्यू इस पॉइंट पर थी, फिर थर्ड हमारे पास यहाँ पर 6 पर, फिर 8 के लिए वैल्यू यहाँ 800 पर, और इसी तरह कंटिन्यू करते करते वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू पर आकर स्टिक हो जाएगी, राइट। ओके। और इनको हम जब कंबाइन कर लेंगे तो कंबाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि हमने अपना स्केल 0 से स्टार्ट किया था, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोड या फोर्स हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंशन के, राइट। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। अच्छा। ठीक है, और सेकेंडली अब हमारे पास जो एक सेकंड स्टेटमेंट हमने इंपॉर्टेंट लिखी कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी, राइट। तो उस इलास्टिक लिमिट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अभी जिस तरह से हमने यहाँ स्प्रिंग में बात की कि कुछ टाइम तक स्प्रिंग अपनी एक पोजीशन पर आकर स्टिल हो जाएगा, मतलब उसमें उतनी फोर्स अगर हम इक्वल ऐड करें तो उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कुछ अच्छा। पॉइंट पर उसकी एक्सटेंशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जिस तरह रेस्ट स्टेट के लिए हम बनाते हैं तो ग्राफ उसका थोड़ा सा कुछ टाइम तक स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अब मतलब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रहा है, उसकी बस आप फाइनल इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गए हो, ठीक है। तो उसकी ओके। शेप आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एक वायर की तरह हो गई है, ठीक है। ये आपकी इलास्टिक लिमिट हो जाएगी। पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हम। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स तो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। एक नहीं, मिनट फोर्स इसको, तो। एक मिनट ग्राफ में आपने जो है वो एक्सटेंशन को वहां ड्रॉ करते तो ज्यादा इजी रहता। अब आपके पास जो है फोर्स इंक्रीज होगी लेकिन एक्सटेंशन नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी अब, ठीक है। अगर हमारे पास फोर्स को हम एक्स एक्सिस पर रखते तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, राइट। ओह, अच्छा अच्छा। तो अब ये हमने फोर्स को इंक्रीज किया, हम 1000 से ऑलमोस्ट इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास चेंज नहीं आया। तो ये पॉइंट ओके। रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट को, राइट। हाँ। तो इस पोजीशन पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर ग्राफ में आपसे कोई पूछे आप कहोगे कि ये इस मटेरियल का एक इलास्टिक लिमिट है, अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा। और ठीक उससे है। ज्यादा फिर हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने की अगर वहां पे ट्राई करते हैं तो फिर आपके पास ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इरेगुलर कर्व शेप बनता है, राइट। हम्म। और इससे मतलब हम लिखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक होगा तो हम्म। स्प्रिंग और आपके पास पूरा सेटअप जो है वो अपनी जगह से, मतलब एक वेरिएबल फॉर्म में, डिस्टर्ब फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। वेट भी, मास नीचे आकर स्ट्राइक करेंगे, स्प्रिंग भी ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, और ये पॉइंट आपके पास होगा इसका ब्रेकिंग पॉइंट, राइट। हम्म। और इसकी जो फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं, फाइनल इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, राइट। और फोर्स। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होगा, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमें अपना हुक्स लॉ अप्लाई रिजल्टेंट। करना है जी। रिजल्टेंट फोर्स। ओके। तो अब हमने ये चीज एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख ली, और अब हम इसको फॉर्मूला में फाइनलाइज करके लिख रहे हैं, एफ इक्वल्स टू के एक्स, और के जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, राइट। जी। हेलो। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, या लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन के।
और उस एक्सटेंशन में अब हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया तो वहां पर एक हमारे पास कांस्टेंट आ गई वैल्यू के, और के को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, कांस्टेंट क्योंकि ये प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर रहा है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। और अब अगर कोई आपसे पूछे ये के डिफाइन किसको कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है लेकिन ये क्वांटिटी क्या चीज है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि ये डिपेंड करेगा मटेरियल पर कि ऑब्जेक्ट का या स्प्रिंग का मटेरियल क्या है, राइट। तो ये आपके पास डिफाइन करेगा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है। ओके, स्टिफनेस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, किस मटेरियल का बना है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ब्रोंज है, कॉपर है, ठीक है, कितना उसकी ओके। डेंसिटी है। तो ये सब चीजें हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है। अब इसे हमने कांस्टेंट इसलिए रखा क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ, स्प्रिंग सेम था, पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम रहा जब तक हमने उसे ब्रेक नहीं कर दिया, तोड़ नहीं दिया उसे बिल्कुल। तो हमने जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट उसी के साथ किया, ठीक है। अब क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया तो अब हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं। अब वो स्प्रिंग तो दोबारा बेचारा यूज हो नहीं सकता हमारे पास। तो ये आपके पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है हुक्स लॉ का, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का आप कह सकते हो, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिकली देखा है कि किस तरह से डिफॉर्मेशन होती है आपके पास किसी भी मटेरियल में, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बहुत बेसिक सा, जो कि डिपेंड करता है आपके हुक्स लॉ पर, ओके। अच्छा, तो राइट। हम लोग तो एफ तो डिवाइडेड बाय एक्स अगर इक्वल्स हम टू के। स्टिफनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जो है वो मटेरियल के बारे में ज्यादा डीप पे नहीं जाके सोचना पड़ेगा, हम अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने स्प्रिंग डिजाइन किया, ठीक है। अब वो मटेरियल एक अननोन मटेरियल है, लेट्स सपोज वो हमारे पास ऐसा मटेरियल है उसमें इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। बहुत सारे हमने इम्प्योरिटीज मेटल्स को कंबाइन करके बना के किसी ने आपको स्प्रिंग दिया और आपको नहीं पता कि उसने क्या इम्प्योरिटीज ऐड की है, और वो आपसे कह रहा है कि आप इसकी स्टिफनेस बताओ, इसकी स्ट्रेंथ बताओ कितनी होगी। तो आप सिंपल हुक्स लॉ अप्लाई करो उस पे, ठीक है। अब तो क्योंकि हमारे पास इतनी मशीनरीज आ गई हैं अब हमें इतना बेसिक एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, हम सिंपल उसको हाइड्रोलिक्स में रख के स्ट्रेच कर लें और साथ में स्टॉप वॉच चला दें, और फिर हम उसको स्लो मोशन में हर 1 सेकंड के बाद उसकी फोर्स नोट कर लें, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी लेंथ पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही थी। फिर हम उसको डिवाइड कर लें एक एवरेज फोर्स एवरेज एक्सटेंशन की वैल्यू को, तो हमारे पास एक एवरेज जो है वो स्टिफनेस आ जाएगी स्प्रिंग की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्प्रिंग कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास चीजें इस तरह से भी यूज होती हैं डेली लाइफ में।